नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। ईरान और संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देशों और जर्मनी के बीच परमाणु करार पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही बीते 2 साल से चल रही खींचतान पर विराम लग गया। इस समझौते के बाद ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन ऊर्जा सहित तमाम सिविल जरूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों ने सहमति दे दी है। समझौते के बाद दुनिया को उम्मीद है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। हम इस समझौते के तमाम पहलुओं पर बारीकी से आपको वाबस्ता कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष, ईरान को राहत। लंबे समय से अटका ईरान का परमाणु करार अब पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा जर्मनी की मौजूदगी में करार हुआ, जिसके तहत आर्थिक प्रतिबंध हटाने के एवज में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर राजी हुआ है। तेहरान की सड़कों पर जश्न की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं कि ईरान की आवाम के लिए परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की 6 महाशक्तियों के साथ हुआ करार क्या मायने रखता है। 14 जुलाई 2015 वियना। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रहे विवाद को हल करने के लिए 12 साल से चल रही कोशिशें 14 जुलाई मंगलवार को परवान चढ़ी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस के साथ जर्मनी और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच 17 घंटे की लंबी बैठकों के बाद समझौता हुआ। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ ने करार का ऐलान किया। I believe this is a historic moment. We are reaching an agreement that is not perfect for anybody, but it is what we could accomplish, and it is an important achievement for all of us. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope. इस अहम बातचीत में ईरान के सभी परमाणु संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के दायरे में लाने के मसले पर गतिरोध था। ईरान मिसाइल कार्यक्रम के बातचीत के दायरे में लाने के खिलाफ था, जबकि आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के तरीकों पर भी वार्ताकारों के बीच मतभेद थे। It is a decision that can open the way to a new chapter in international relations and show that diplomacy, coordination, cooperation can overcome decades of tensions and confrontations. I think this is a sign of hope for the entire world, and we all know that this is very much needed in these times. 2013 में ईरान की सत्ता पर काबिज होने के बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी ने परमाणु वार्ता पर जोर देना शुरू कर दिया। रूहानी ने 6 देशों के साथ हुए इस करार को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे ईरान के लिए विकास की राह पर चलना आसान होगा। روز آغاز برای حرکتی نو، آغاز برای نشاطی نو، آغاز برای امیدی نو، آغاز برای آینده‌ای بهتر برای جوانانمان، آغاز برای حرکتی سریعتر برای رشد و توسعه کشور عزیزمان ایران। IAEA जैसे ही परमाणु कार्यक्रम सीमित करने की रिपोर्ट देगा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रतिबंध हटा लेंगे। लेकिन ईरान के हथियार खरीदने पर 5 साल और मिसाइल खरीदने पर 8 साल तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि वो जरूरत पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र की सहमति से हथियार खरीद सकता है। इसके लिए उसे लाइसेंस की दरकार होगी। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। समझौते में ईरान कई शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। समझौते के मुताबिक वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा और संयुक्त राष्ट्र को निगरानी का अधिकार देगा। इससे पहले अप्रैल में ही स्विट्जरलैंड में मैराथन बैठक के बाद इस समझौते पर व्यापक सहमति बन गई थी।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मंगलवार को ऐतिहासिक करार पर मुहर लगी। लंबी खींचतान के बाद दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हामी भरी, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि ईरान आने वाले दिनों में परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे न बढ़े। समझौते पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने न सिर्फ सहमति जाहिर की, बल्कि सभी देशों ने इससे संतुष्टि भी जताई। इस करार को अंतिम रूप अप्रैल 2015 में ही दे दिया गया था, जब स्विट्जरलैंड के लौजान शहर में 8 दिनों की खींचतान के बाद इस पर सहमति बनी थी। ईरान के साथ इस समझौते की ठोस शुरुआत 2013 में ही हो गई थी। उस वक्त पश्चिमी देशों ने कुछ शर्तें रखी थी, जिस पर बातचीत अब तक जारी थी। जिनका पाश्चात्य देशों से बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष एक मित्रता में बदल गई, एक मैत्री में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे को इंगेज करेंगे। सैंक्शंस की अब बात आ रही है, जो सैंक्शंस को अब धीरे धीरे हटाया जाएगा। अब अमेरिका में 60 दिन लगेंगे, लेकिन यूरोप भी इसको हटाएगा, तो उनको सैंक्शंस उनके ऊपर से हटेगा। तो इससे बाकी देश भी, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बाकी जो राष्ट्र हैं, उन्हें भी व्यापार करने की सुविधा मिलेगी। सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये मटेरियल बनाई जाती है, उनके पास कुछ 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं। अब एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि 5,000 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी को बंद करके रखो और हमारे इंस्पेक्टर्स आके IAEA के इंस्पेक्टर्स आके देखेंगे। तो ये उसको मान लिया। एक और प्रॉब्लम थी कि एक और रिएक्टर में प्लूटोनियम बना रही थी, उससे भी बम हो सकता है, तो उस रिएक्टर को भी बदला जा रहा है, वो भी मान लिया। मौजूदा समझौते में मोटे तौर पर 5 मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें यूरेनियम संवर्धन, निगरानी और पारदर्शिता, रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग, आर्थिक प्रतिबंध और चरणबद्ध समय सीमा शामिल है। करार के नए मसौदे के मुताबिक ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्तर को 2/3 तक कम करने पर राजी हो गया है। इसके तहत ईरान 19,000 इंस्टॉल्ड क्षमता को कम करके 5,060 तक सीमित करेगा। इससे ज्यादा यूरेनियम संवर्धन सिर्फ IAEA की निगरानी में ही हो सकेगा। 15 साल तक ईरान यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा संवर्धित नहीं करेगा। इस दौरान यूरेनियम संवर्धन के लिए कोई नया प्लांट भी नहीं लगाएगा और 15 साल तक यूरेनियम का भंडार 300 किलोग्राम से ज्यादा भी वो नहीं कर सकेगा। अगले 10 सालों तक ईरान सिर्फ 4 रिएक्टरों में संवर्धन कर पाएगा। यूरेनियम संवर्धन को लेकर ही सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही थी। खासतौर पर इजराइल ने ईरान को पश्चिमी एशिया में शांति के लिए खतरा करार दिया था, लेकिन समझौते में यह साफ है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। लेकिन इजराइल खुलकर अब भी इस समझौते के विरोध में खड़ा हुआ है। Coming decade, the deal will reward Iran, the terrorist regime in Tehran, with hundreds of billions of dollars. This cash bonanza will fuel Iran's terrorism worldwide, its aggression in the region, and its efforts to destroy Israel, which are ongoing. बैठक में ये नतीजा निकला कि ईरान को समूची प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को किसी भी प्लांट की नियमित जांच का अधिकार होगा। रिएक्टर्स और प्लांट के भीतर निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। करार के बाद ईरान पर लगा आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सारे प्रस्ताव खत्म हो जाएंगे। शुरू के 10 वर्षों तक ईरान संवर्धन क्षमता को सीमित रखेगा और अगले 5 साल तक उसी अनुपात में आगे बढ़ाएगा, जिस पर P5+1 देशों ने सहमति दी है। निगरानी 15 साल बाद भी जारी रहेगी। लो इनरिच्ड यूरेनियम या बहुत ही लो लेवल में 3.67 स्तर तक ही आप इसको इनरिच कर सकते हैं। बम बनाने के लिए उन्हें 85 से ऊपर ही जाना होगा, 92% उनको करना पड़ेगा इनरिचमेंट। तो वो समाप्त हो गया। उनका रीप्रोसेसिंग की कोई इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर वो भी प्रतिबंध, अपने स्व प्रतिबंध कह सकते हैं, चूँकि उन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो वह भी नहीं करेंगे। करार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में 2 मुद्दों पर हो रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। ईरान के परमाणु बम बनाने की आशंका और ईरान के साथ आर्थिक रिश्तों की बहाली को लेकर। पिछले कुछ साल में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को जिस तरह खुलकर दुनिया के सामने रखा, उसके बाद कई मुल्कों ने ये शंका जाहिर की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित करने की स्थिति में पहुंच गया है। लिहाजा संवर्धित यूरेनियम के मामले में ईरान को दायरे में समेटने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन ईरान लगातार ये साफ करता रहा है कि वो परमाणु अप्रसार संधि से बंधे होने के कारण ऐसा कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वो परमाणु ऊर्जा के लिए रिएक्टर लगा रहा है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। ईरान के साथ करार ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के रास्ते खोल दिए हैं।
ईरान ने जब परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो नाराज पश्चिमी जगत ने आर्थिक रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन ईरान अड़ा रहा और प्रतिबंध झेलने के बावजूद परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ता रहा। करार के बाद अब प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, लिहाजा तेल की वैश्विक कीमत में कमी देखी गई। ईरान का परमाणु करार भारत के लिए सौगात लेकर आया है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे भारत के लिए संभावनाओं के नए रास्ते खुल गए हैं। दुनिया के 1/4 तेल भंडार वाले ईरान से प्रतिबंध हटने के बाद भारत को दूर स्थित वेनेजुएला का चक्कर अब कम ही काटना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि ईरान में अब प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे प्रति बैरल कच्चे तेल पर $3 का फर्क पड़ सकता है। मार्केट में सरप्लस आ जाएगी तो हमारी चेहरे पे तो खुशी आएगी, तो आप लोगों को भी खुशी मिलेगी, रेट और घटेगी, प्राइसेस रीजनेबल हो जाएगी, प्राइसेस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। 2006 तक भारत को तेल निर्यात करने वाला ईरान दूसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन 2013-14 में ये 7वें नंबर पर खिसक गया। भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया। साथ ही भारत और ईरान के बीच बासमती चावल, चीनी, भारी मशीनरी और दवा का लेन देन तेज हो जाएगा। ONGC विदेश लिमिटेड ने 2008 में ईरान की नजदीक खाड़ी में फरजाद बी गैस पट्टी की तलाश की थी, जिस पर काम रुका हुआ है। दक्षिण पूर्वी ईरान में भारत चाबहार बंदरगाह के निर्माण में जोर शोर से लगा हुआ था, लेकिन बदले हालात में वो भी सुस्त पड़ गया। लिहाजा इन परियोजनाओं में तेजी की संभावना है। ONGC विदेश ने वहाँ पे एक जो डिस्कवरी की थी, बहुत बड़ी गैस डिस्कवरी, तकरीबन 14 TCF गैस की जो डिस्कवरी की थी फारसी ब्लॉक में, तो उसको जो है डेवलप नहीं कर पा रहे थे, हम कमिट नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ US सैंक्शन। तो उसमें भी जो है जो रुख पॉजिटिव होगा। ईरान में भी आर्थिक प्रतिबंध हटने से खुशी का माहौल है। परमाणु करार सफल होने के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रतिबंध भी हट गए हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में आर्थिक बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। Iran certainly will prioritize relations with China and Russia and India and perhaps some countries in the European Union. पश्चिमी देशों के साथ बंद पड़ा व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईरानी व्यापारियों में इस बात को लेकर खुशी है कि वो अब पश्चिमी देशों को सामान निर्यात कर सकेंगे। साथ ही यूरोप और अमेरिका के लोगों में भी ईरानी सामानों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। باعث شده که حالا اونام اذیت بشن، مخصوصا حالا اونایی که خب بچه دارن، برای بچه‌هاشون بهتر باشه و من فکر نمی‌کنم روی نبود حجاب و اینا تأثیری این توافقنامه‌ها داشته باشه، ولی प्रतिबंध हटने से सबसे ज्यादा गर्म तेल का बाजार है। परमाणु करार के कुछ ही देर बाद कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई। भारत सहित दुनिया के कई मुल्क इसे खुद के लिए मौका मान रहे हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान और 6 देशों के बीच समझौते पर विश्व बिरादरी की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान जैसे देशों ने जहां समझौते का स्वागत किया है, वहीं इजराइल ने इसे बड़ी भूल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस से समझौते को सफल बनाने की अपील की है। पिछले कई दिनों से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र की इस इमारत पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। यहाँ ईरान और 6 देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम विवाद पर बातचीत चल रही थी। जब समझौते की खबर आई तो दुनिया के तमाम देशों की प्रतिक्रिया भी आने लगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने समझौते का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक करार दिया। I warmly welcome the historic agreement and congratulate the P5+1 and Iran for reaching this agreement in Vienna today. This is a testament to the value of dialogue.
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख यूकिया अमानो ने उम्मीद जताई है कि IAEA रोड मैप बनाकर जल्द ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रिपोर्ट देगा। I welcome this agreement, which will facilitate the IAEA's verification work in Iran. Separately, the IAEA and Iran have agreed a roadmap that sets out a timetable for clarifying past and present outstanding issues by the end of this year. समझौते पर अमेरिका में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जहां करार का स्वागत किया तो वहीं विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, रिपब्लिकन नेताओं ने समझौते को लागू करने के लिए संसद में वोटिंग कराने की बात भी कही। हालांकि ओबामा ने दो टूक कह दिया कि अगर करार लागू करने में कोई रुकावट आई तो वो वीटो का इस्तेमाल करेंगे। I am confident that this deal will meet the national security interests of the United States and our allies. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक ने भी करार का स्वागत किया है। इराक के उपराष्ट्रपति इयाद अलावी ने कहा है कि इससे क्षेत्र में शांति बहाल होगी। أتمنى أنه هذا الأمر يقود إلى استقرار سياسي وإقليمي وضمان الأمن الإقليمي إن شاء الله يعني. بس بالتأكيد هو خطوة متقدمة في الحد من انتشار الأسلحة النووية. وإذا إيران أجت وصارت لاعبة مهمة بالمنطقة إيجابية. हालांकि इजराइल ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं और इसे बड़ी गलती बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम के बदले में कुछ ज्यादा ही छूट दी गई है। כשמוכנים לעשות הסכם בכל מחיר, זאת התוצאה. מהדיווחים הראשונים שמגיעים אפשר לקבוע כבר עכשיו שההסכם הזה הוא טעות היסטורית לעולם. समझौते के बाद ईरान को अब जांच की बाधा भी पार करनी है। इस समझौते की बुनियाद भी इस बात पर टिकी है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा। ऐसे में ईरान अगर चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध जल्दी हटें तो इसके लिए भी उसे ही पहल करनी होगी। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। ईरान के साथ करार का भारत ने स्वागत किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तो बढ़ेंगे ही, साथ ही मध्य पूर्व में जारी राजनीतिक अस्थिरता पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। भारत को उम्मीद है कि ईरान मध्य पूर्व की समस्याओं को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत और ईरान और ज्यादा करीब आएंगे। समझौते के बाद भारत ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल ऊर्जा संबंधी जरूरतों तक ही सीमित रखेगा। 2013 से P5+1 देशों के बीच जारी समझौते को अंतिम रूप देने में 2 साल लग गए। लिहाजा भारत को लगता है कि अब आगे किसी टकराव की गुंजाइश नहीं है। We welcome the successful conclusion of negotiations on the Iranian nuclear issue. India has always maintained that the issue should be resolved peacefully through dialogue by respecting Iran's right to peaceful uses of nuclear energy while upholding the international community's strong interest in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program. ईरान पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध के चलते भारत को भी ईरान के साथ व्यापार कम करना पड़ा था, लेकिन समझौते के बाद व्यापार की राह फिर से खुल जाएगी। भारत को उम्मीद है कि बीते कुछ सालों से धीमा पड़ा व्यापारिक संबंध नई रफ्तार पकड़ेगा। ईरान एक बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत के लिए। बहुत सी कंपनीज हैं हिंदुस्तान की जो हम जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हिंदुस्तान IT सेक्टर में उनकी मदद कर सकता है, एजुकेशन के सेक्टर में हिंदुस्तान और उनकी मदद कर सकता है, वो चाहते भी हैं। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स खोलने में प्राइवेटाइजेशन अगर वहाँ पे होता है तो ये हिंदुस्तान के अस्पताल जा सकते हैं, वहाँ पे खोले जा सकते हैं, उन लोग को हेल्थ की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जिसमें वो चाहते भी हैं। मध्य पूर्व में ईरान भारत का मजबूत साझेदार रहा है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बाद भारत और ईरान के संबंधों में थोड़ी खटास देखने को मिली। भारत ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट किया। ईरान ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका के दबाव में है। 2009 में भारत ने ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना से पीछे हटने का फैसला किया, तो वहीं 2010 में भारत ने चाबहार परियोजना में निवेश से
हाथ खींच लिया। 2013 में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से तेल आयात में भी कटौती की। परमाणु कार्यक्रम पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रुख के साथ खुद को जोड़े रखा। उनका जो पुराना रिएक्टर्स है उस पर भी पहले भारत ने उनकी मदद की है, जिसके लिए कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग वेस्ट से हुआ। हमारे 2 वैज्ञानिकों को उन्होंने प्रतिबंध सूची पर डाल दिया था और उन्हें बाद में जब अमेरिका को बताया गया कि ये वैज्ञानिक वास्तविकता में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से सेफ्टी पर्पस के लिए भेजे गए थे, उनके डिजाइन में, उनके रिएक्टर्स में कुछ समस्या हुई थी, तो ये जिससे कि लोगों का जान बचे। इजरायल और सऊदी अरब ने खुलकर ईरान के साथ हुए करार का विरोध किया है। ये दोनों मुल्क भारत के सामरिक साझेदार हैं, लिहाजा भारत की कोशिश होगी कि वो पश्चिमी एशिया में इन तमाम मुल्कों के बीच संतुलन कायम कर आगे बढ़े। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 50 के दशक में अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था, लेकिन 1979 में सफल इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास की जो दीवार खड़ी हुई, उसका असर आज के दौर में भी देखा जा सकता है। एक जमाने में ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका का मजबूत सामरिक सहयोगी था। ईरान के तत्कालीन शासक रजा शाह पहलवी ने 1950 में अमेरिका के सहयोग से देश के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। एटम फॉर पीस कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने ईरान में पहला परमाणु बिजली संयंत्र बनाना शुरू किया, लेकिन ये परियोजना पूरी हो पाती इससे पहले ही ईरान में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। शाह के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को अपदस्थ कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनता में शाह और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में क्रांति हुई। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। रजा शाह पहलवी के तख्ता पलट के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते खत्म हो गए। उसका परमाणु कार्यक्रम भी अधर में लटक गया। अयातुल्लाह खुमैनी ने परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा जारी किया और परमाणु कार्यक्रम बंद करा दिए। लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर 1990 में ईरान ने एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ईरान ने रूस के सहयोग से बुशहर में अधूरे पड़े परमाणु बिजली संयंत्र का काम शुरू कर दिया। इस बीच ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए भी घरेलू तकनीक विकसित करनी शुरू की। एनपीटी कहीं भी मना नहीं करता था कि एक राष्ट्र जो उसका सदस्य है वो इनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग नहीं करे, लेकिन जो उसके सदस्य थे, खास करके प्रभावशाली राष्ट्र, उनका मानना था कि अगर एक राष्ट्र इनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग करता है तो वह बम बनाने के नज़दीक पहुंच जाएगा या बम बना सकता है। तो मोटे मोटी इसी बात पर बहुत ही दिनों से संघर्ष चल रहा था। ईरान इससे पहले परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत कर चुका था। इस बीच 2002 में ईरान सरकार के विरोधियों ने पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु कार्यक्रम के बारे में कई रहस्य उजागर किए। नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस नाम की उस संस्था ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से छिपाकर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई परिसर विकसित कर लिए हैं। इनमें अरक और नतांज शहर में रिसर्च रिएक्टर और भारी जल उत्पादन सुविधाओं के विकास को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के निशाने पर आ गया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा ईरान के कई पड़ोसी देश उसके परमाणु कार्यक्रम के विरोध में खुलकर सामने आ गए। इजराइल ने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया तो सऊदी अरब ने परमाणु कार्यक्रम को मध्य पूर्व में ईरान की सैनिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा। तमाम विरोध के बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ते रहा। ये कई 2 साल से मामला चल रहा है और उसके पहले से भी चल रहा है, क्योंकि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप उनकी साइड जो है, उनका ये डर है कि ईरान बम बना रही है, उसकी मटेरियल तैयार कर रही है। तो ईरान तो कह रही थी हम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं रिएक्टर के लिए, पीसफुल यूसेस के लिए, लेकिन वो दूसरी साइड उसको मानती नहीं थी। इसका झगड़ा ये झगड़ा है। 2010 में ईरान ने 20% तक नाभिकीय संवर्धन की क्षमता हासिल कर ली। इधर 2011 में बुशहर स्थित परमाणु बिजली घर भी बनकर तैयार हो गया और 360 मेगावाट की पहली इकाई से ईरान ग्रिड को बिजली मिलनी शुरू हो गई। ईरान दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उसका मकसद ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन पश्चिम के देश ईरान से सहमत नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन प्रतिबंधों से बेहाल होने के बावजूद ईरान ने
परमाणु कार्यक्रम बंद करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल आज के विशेष में इतना ही। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश आगे भी जारी रहेगी। आगे आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS टीवी विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।